मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अब लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पानी दे दो यार ये, वरना ठीक है। ओके ओके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप लोगों ने जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, मेंडल वाला, है ना। मेंडल वाला हम लोगों ने पढ़ा था कि जेनेटिक्स उसने कौन से प्लांट पे काम किया था, पाइजम सटाइवम, मटर के पौधे पे काम किया था, ठीक है। और मटर के पौधे पे काम करा था और क्या किया था, 7 ट्रेट्स लिए थे जिसको उसने स्टडी किया था और बहुत अच्छे से स्टडी किया था, है ना। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पता है मेंडल ने जो काम किया था वो 1800 समथिंग में किया था। उसने काम किया था जीन्स पे काम किया था, लेकिन उससे पूछा गया ये जीन्स है कहाँ, वो जीन्स को फैक्टर्स बोलता था, उससे पूछा गया फैक्टर्स है कहाँ, तो उसको पता ही नहीं था फैक्टर्स है कहाँ, नहीं पता, लेकिन इनहेरिटेंस के बारे में उसको पता था, ठीक है। सब कुछ नहीं पता था बच्चे, जो चीजें उसे पता थी वो उसने दुनिया को बता दी, जो नहीं पता था वो छुपा दिया। सीरियसली उसने सिर्फ 7 ट्रेट्स क्यों दिखाए, क्योंकि उसे पता सिर्फ 7 के बारे में था। बाकी ट्रेड्स पे भी उसने काम किया था, लेकिन उसके रिजल्ट ना उसको समझ में आया ना उसने किसी को समझाने की कोशिश करी। समझ में आई बात। तो ये मेंडल का था। अब आपको मालूम है कि अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है कि हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पे चले जाएंगे कि एकदम से आपका ये जो है इनहेरिटेंस, उसका एकदम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि आप किसी को भी एक्सप्लेन कर पाओ कि यार एकदम बेस लेवल पे ये कैसे हो रहा है। दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, आप सभी लोगों को मालूम है कि सेल होता है, आप सबको मालूम है कि सेल होता है, राइट। सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या होता है बच्चे, डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये क्या है, ये आपका क्या है, एक टिपिकल सेल, ठीक है, जिसमें सेल के अंदर ये क्या है, ये इसको सेल की जगह साइटोप्लाज्म करते हैं, इसको क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म। तो दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, एंड दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, जो किस फॉर्म में है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, हम कहते हैं कि डीएनए काम कर रहा है। डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को हम क्या बोलते हैं बच्चे, डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज जाती है उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये वाली बात समझ में आई बच्चे, ठीक है। तो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब एक बात याद रखना, डीएनए काम करता है, डीएनए काम करता कैसे है, ठीक है। अब जैसे ये देश, किसी भी देश को चलाने में प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। वहां पर कैसा सिस्टम होगा, जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या ये सारे काम प्राइम मिनिस्टर खुद आके करता है, वो ऑर्डर देता है, किसी को बोलता है, फिर वो काम करता है बंदा, राइट। तो डीएनए काम करता है, तो डीएनए खुद आकर ये काम करता है, डीएनए खुद आकर ये काम नहीं करता, डीएनए करवाता है। और डीएनए जब काम करवाता है तो डीएनए करवाता कैसे है बच्चे, डीएनए से बनाता है वो आरएनए, आरएनए से बनाता है वो प्रोटीन, और प्रोटीन कैन एक्ट एज अ एंजाइम, प्रोटीन कैन एक्ट एज अ हार्मोन, प्रोटीन कैन हैव सेवरल अदर फंक्शंस। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारा डीएनए, बहुत सारा आरएनए। समझ में आया। तो हमारे पास डीएनए है, दैट इज मेकिंग आरएनए, आरएनए इज मेकिंग प्रोटीन, और प्रोटीन काम करता है। आई बात समझ में। इस एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं हम जीन
एक्सप्रेशन, इसे क्या बोलते हैं बच्चे हम? जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जीन इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। एक्सप्रेस करना मतलब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप बता पा रहे हो तो वो क्या है? जीन एक्सप्रेशन ही तो कहलाता है। तो ये आपका जीन एक्सप्रेशन है। जब भी बोला जाए कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन भी फंक्शनल है। आई बात समझ में? डीएनए से आरएनए, अच्छा डीएनए से जब डीएनए बनता है, जब डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनता है इसे बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट बनाना। ठीक है। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है इसे बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। आई बात समझ में? तो वी हैव रेप्लिकेशन, वी हैव ट्रांसक्रिप्शन, वी हैव ट्रांसलेशन। समझ में आया? तो हमारे को ये बात पता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनाना, आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमें देखना है कि ये डीएनए जो है वो है क्या, हमें हमारे डीएनए को समझना है। ठीक है। किसी भी चीज के फंक्शन को समझना है तो हमारे को उसके डीएनए को समझना पड़ेगा। ठीक है। अब होता क्या है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना, जब आपका डीएनए होता है ना, जब वो आरएनए बनाता है तो आरएनए कितने टाइप के बनाता है? आरएनए 3 टाइप के होते हैं। आरएनए 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टीआरएनए, एक होता है आपका एमआरएनए, और एक होता है आपका आरआरएनए। ये 3 टाइप के आरएनए बनाता है। हमारी बॉडी जितनी आसान सी लगती है उतनी आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट यस, वी विल डील विद ऑल डिटेल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। टीआरएनए होता है बच्चे आपका ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर। ठीक है। मैसेंजर क्या होता है कि डीएनए का मैसेज जो प्रोटीन तक ले जाए वो क्या होता है? एमआरएनए, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए होता है बच्चे हमारा राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। तो आरएनए कितने टाइप के हैं? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, टीआरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये बात समझ में आ गया? एक बात याद रखना, डीएनए से डीएनए न्यूक्लियस में होता है। डीएनए से डीएनए ये कहां पर हो रही है? ये प्रोसेस कहां हो रही है? न्यूक्लियस में। ये प्रोसेस हो रही है न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी कहां होती है? न्यूक्लियस में होती है। लेकिन आपका जो ट्रांसलेशन होता है वो राइबोसोम्स में होता है, राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम्स कहां पर होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द साइटोप्लाज्म में होता है। ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये समझ में आया? तो हमारे पास डीएनए है, उससे आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब जो हमारा सारा होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द डीएनए। ठीक है। अब हमें बाकी सारा डीएनए करना है। ओके, एक मिनट। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी देखेंगे। दिख रहा है ना इधर ध्यान से? डीएनए आपका है क्या? डीएनए हमारा जो बना होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। और डीएनए में होते क्या है आपके पास? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट आपका डीएनए का क्या है? यस, हाँ जी, हाँ ये चलो कोई नहीं। ओके, डीएनए, डीएनए कितनी चीजों से बना होता है बच्चे? डीएनए बना होता है आपका, सबसे पहला होता है आपका डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका? ये होती है आपकी शुगर। ठीक है। एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप होता है आपका। और एक होता है आपका नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं?
पहला होता है आपके पास एडेनिन, दूसरा कौन सा होता है, गुआनिन, थाइमीन, फिर आता है आपके पास साइटोसिन, और फिर होता है आपके पास एक और होता है यूरासिल। बच्चे नाइट्रोजनस बेस तो है ना, हाँ चलो इसको हटा देते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हम क्योंकि डीऑक्सीराइबोज की बात कर रहे हैं तो अभी हटा देते हैं। तो आपके नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं, 4 टाइप के हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये समझ में आ गया, ये आपके 4 बेस पेयर्स हैं। अब होता क्या है, आपका जो डीएनए है फॉस्फेट ग्रुप इज फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर, आपको मालूम है क्या होती है राइबोज शुगर, हाँ राइबोज शुगर आपका कुछ इस टाइप का सा होता है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और बच्चे इस कार्बन के साथ अटैच्ड एक कार्बन होता है। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 कार्बन होते हैं, पेंटोज शुगर होता है आपका। राइबोज शुगर कौन सा होता है, पेंटोज शुगर होता है, ठीक है। आपके पास टोटल कितने ये हैं, ठीक है आपके पास। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, इस पूरी पेंटोज शुगर में कितने OH ग्रुप्स हो सकते हैं, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है और ये वाला कार्बन 5 है। कितने कार्बन होते हैं आपके पास, 5 कार्बन होते हैं, राइट, ठीक है। अब आपका जो डीऑक्सी है, डी इसमें कितने ऑक्सीजन ग्रुप्स होंगे, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, इसमें होते हैं बच्चे एक इधर आपका OH ग्रुप होगा, एक OH ग्रुप किधर होगा 1 प्राइम कार्बन पे, एक OH ग्रुप कहां पर होगा 2 प्राइम कार्बन पे, एक होगा 3 प्राइम कार्बन पे, 4 पे नहीं हो सकता, 4 पे नहीं हो सकता क्योंकि 4 पे वो ऑलरेडी एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, और एक OH ग्रुप कहां पर होता है 5 पर होता है। ये वाली बात समझ में आई। अब हमें बनाना क्या है, हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाना है। अब हमें क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड बनाना है। न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जब आपका राइबोज शुगर, जब आपकी शुगर किसके साथ अटैच हो जाती है, जब आपका शुगर अटैच हो जाता है नाइट्रोजनस बेस के साथ, NB लिख दूं, NB is nothing but the nitrogenous base. So when your sugar is attached with nitrogenous base, वो बनाता है न्यूक्लियो, वो क्या बनाता है न्यूक्लियोसाइड। ये क्या बना रहे हैं बच्चे, न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड में आप फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दो, जब न्यूक्लियोसाइड में आप क्या जोड़ दो, एक फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दो, तब बनाता है वो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब क्या बना लिया इसने, न्यूक्लियोटाइड। अब नाइट्रोजनस बेस कौन से कार्बन के साथ जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ग्रुप ऑफ 1 प्राइम कार्बन। नाइट्रोजनस बेस किसके साथ जुड़ता है, OH ग्रुप ऑफ 1 प्राइम कार्बन, जिसके साथ ये जुड़ता है। तो यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, इस OH के साथ क्या जुड़ जाएगा, इस वाले ग्रुप के साथ जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस। कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपका नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ग्रुप ऑफ 1 प्राइम कार्बन इन राइबोज शुगर। राइबोज शुगर गलत, डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। तो आपका हुआ क्या, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ग्रुप ऑफ 1 प्राइम कार्बन इन डीऑक्सी राइबोज शुगर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तब बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बन गया इट फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड, राइट। ये क्या बना ले रहा है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जुड़ता क्या है बच्चे, एक तो होता है राइबोज शुगर, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। शुगर है, ग्लाइको वर्ड
किसको रिप्रेजेंट करता है? शुगर को। ग्लाइकोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोज किसको रिप्रेजेंट करता है? शुगर। तो जब आपका शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है तो वो कौन सा लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ता है? ठीक है, नाउ फॉस्फेट ग्रुप is linked to, phosphate group is linked to, अब ये phosphate group किसके साथ लिंक हुआ बच्चे? The phosphate group will link to OH group at 5 prime carbon in ribose, deoxyribose sugar, deoxyribose sugar। तब ये क्या बना लेता है बच्चे आपका? ये बना लेता है, अब ये बना लिया इसने डीऑक्सीराइबोज शुगर न्यूक्लियोटाइड, आई बात समझ में? समझ में आ? अब आप इधर ध्यान दो, ये वाला जो 1 प्राइम कार्बन का OH है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा, जो 5 प्राइम कार्बन का OH है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा। वो किसके साथ जुड़ा? फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा। अब OH कितने बचे? एक बचा 3 और एक बचा 2। एक बात याद रखना, डीऑक्सीराइबोज में, डीऑक्सीराइबोज मतलब क्या? ऑक्सीजन हटाया गया है। डीऑक्सी बोले तो ऑक्सीजन हटाया गया है, वो 2 प्राइम का हट जाता है, 2 प्राइम वाला हट जाता है, तो बचा क्या? 3 प्राइम बचा, 3 प्राइम, सिर्फ 3 प्राइम बचा। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया। यहाँ पर क्या था? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर क्या था? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब ये न्यूक्लियोटाइड बन गया और यहाँ पे कौन सी लिंकेज होती है? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। इधर कौन सी लिंकेज होती है? बाय लिंकेज। कौन सी? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। आई बात समझ में? ठीक है, नाउ 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, ध्यान दो, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर joined together by 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, 3 प्राइम पे क्या है? OH, 5 प्राइम पे क्या है? फॉस्फेट। एक तरफ OH है, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है। 3 प्राइम 5 प्राइम, या आप कह सकते हो 5 प्राइम 3 प्राइम। क्या कह सकते हो? 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम डाइएस्टर लिंकेज। अब आप बोलोगे ये फॉस्फोएस्टर था क्योंकि एस्टर बॉन्ड एक बना, एक तरफ बना। इधर जो एस्टर बॉन्ड होता है वो दोनों तरफ बना है, इसलिए डाइएस्टर लिंकेज है। ये वाली बात समझ में आई या नहीं है? तो जब आपका डीएनए पॉलीमराइज होता है या डीएनए आपका न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए है क्या? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो जो आपके न्यूक्लियोटाइड आपके जुड़ते जाते हैं, वो कैसे जुड़ते जाते हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से जुड़ते हैं? आप ये सोचो, मान लो ये आपकी शुगर, ये आपका क्या है? शुगर। ठीक है, ये आपकी शुगर में इधर शुगर में 1 प्राइम पे क्या जुड़ जाता है? नाइट्रोजनस बेस। शुगर के 1 प्राइम पे क्या जुड़ गया? नाइट्रोजनस बेस। 5 प्राइम पे क्या है? फॉस्फेट। और 3 प्राइम पे क्या है? OH। 5 प्राइम पे क्या है? फॉस्फेट। और 3 प्राइम पे क्या है? OH। ठीक है, ऐसे ही फिर से शुगर दूसरी आएगी। इधर क्या है? फॉस्फेट। और इधर क्या है? OH। और इधर क्या है? नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर सेकेंड नाइट्रोजनस बेस। अब क्या होगा? देखो, फिर से शुगर, इधर क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। कौन से प्राइम पे? 5 प्राइम पे। और 3 प्राइम पे क्या है? OH ग्रुप। और बीच में क्या है? नाइट्रोजनस बेस। कौन से वाला?
थर्ड नंबर का नाइट्रोजनस बेस कौन सा, थर्ड नंबर का। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये फिर 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये फिर से 5 प्राइम, ये फिर से 3 प्राइम। आप देख रहे हो इनकी तो लिंकेज हो गई। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इनकी लिंकेज हो गई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन शुरुआत में कौन सा एंड खाली है, लास्ट में कौन सा एंड खाली है, डीएनए इज पोलर, डीएनए इज पोलर। एक तरफ 5 प्राइम एंड होता है, दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड होता है, एंड ऐसे आपका एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन डिफाइन करी जाती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ में आया? तो आपका डीएनए का स्ट्रैंड कैसा होता है बच्चे, इट विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर हम देखें, फटाफट से मुझे बता दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कैसा आपका था, ये आपका पेंटोज शुगर है, अभी ये क्या है, डीऑक्सी पेंटोज है, यानी कि डीऑक्सी राइबोज है। क्या इसको हम डाईडीऑक्सी बना सकते हैं, डाईडीऑक्सी बना सकते हैं। डाईडीऑक्सी कैसे बनाएंगे, जब हम 3 प्राइम से भी OH हटा देंगे, जब हम 3 प्राइम से भी OH हटा देंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, जब हमने राइबोज शुगर में से 3 प्राइम का भी OH हटा दिया, यानी कि उसे डीऑक्सी की जगह क्या बना दिया, डाईडीऑक्सी बना दिया, तो क्या डीएनए पॉलीमराइज हो पाएगा, नहीं, क्योंकि जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है, 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम पे OH होना चाहिए, तो क्या वो रेप्लिकेशन को टर्मिनेट नहीं कर देगा, तो डीऑक्सी पॉलीमराइज कराएगा, डाईडीऑक्सी टर्मिनेट कर देगा। तो अगर आप कहीं पर डाईडीऑक्सी यूज कर रहे हो तो वो टर्मिनेट कर देगा, जब वो पॉलीमराइज हो भी रहा हो तो वो टर्मिनेट कर देगा। ये वाली बात समझ में आई? अब कुछ कुछ चीजें रिवाइज करें फटाफट से, फटाफट मुझे बताओ, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर एंड हाँ बच्चे आपका न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, फटाफट रिवाइज करते हैं। न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ठीक है। डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अगर मुझे न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो आपका होगा क्या, इस राइबोज शुगर के 1 प्राइम कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, किस तरीके से जुड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो कि यार डिफाइन करो आपका न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो आप बोलोगे व्हेन नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू 1 प्राइम कार्बन, ठीक है, OH ग्रुप ऑफ द 1 प्राइम कार्बन इन द डीऑक्सीराइबोज शुगर through glycosidic bond, it is called nucleoside, ठीक है। And when phosphate group is attached to OH group of 5 prime carbon in deoxyribose, then nucleotide, ठीक है। 2 nucleotides are joined together by phosphodiester linkage। अब मुझे फटाफट लिंकेज के नाम बताना, ठीक है। शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप, phosphoester linkage, 2 nucleotides, phosphodiester linkage। अब मुझे कार्बन का नाम बताना, राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, OH ग्रुप 1 प्राइम कार्बन, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप, OH ग्रुप 5 प्राइम कार्बन, 2 nucleotides, 3 prime 5 prime, and because of this the DNA is polar, at one end it has 5 prime free 5 prime phosphate group, and other end it has 3 prime OH group which is free, and hence our DNA is polar। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, गुड। तुम्हारा पता नहीं, चलो अब इधर आ जाओ बेटा। अब हमने क्या बनाया,
क्विक रिविजन फटाफट से, ठीक है, बोर्ड साफ, ठीक है, दिमाग भी तो नहीं साफ, अब फटाफट बताओ मुझे, ठीक है। न्यू अरे यार, नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर, बॉन्ड का नाम बताओ। नाइट्रोजनस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। कौन से कार्बन पे जुड़ता है? 1 प्राइम कार्बन। फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम कार्बन, बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, गलत, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। ओके, आगे देखो, ये हो गया डीएनए इज पोलर, डीएनए इज पोलर। हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस वी हैव? 4। इन टोटल वैसे 5 होते हैं, इन टोटल वैसे 5 होते हैं, ठीक है। तो अब आपके नाइट्रोजनस बेस आप लोगों को मालूम है कौन कौन से होते हैं बेटा? एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, एडेनिन के बाद गुआनिन होता है, गुआनिन के बाद, ठीक है, साइटोसिन होता है, साइटोसिन, और उसके बाद थाइमीन होता है, राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद एक और होता है यूरासिल, जो कि डीएनए में होता है। यूरासिल किस में होता है? डीएनए के अंदर होता है। अरे हाँ, आरएनए में होता है, सॉरी, चेक कर रही थी। ओके, आगे इधर ध्यान दो, आगे ध्यान दो इधर, ठीक है। अब होता है बच्चे आपका आ गया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल, वी हैव ऑल। अब इसके बाद आता है बच्चे, आपको पता है कि क्या हमारा, अच्छा, जीनोम की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज जीनोम? टोटल हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट ऑफ अ सेल। जीनोम क्या होता है? टोटल हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट ऑफ अ सेल इज नोन एज जीनोम। क्या ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हो रखा है पूरा? हाँ, ह्यूमन जीनोम पूरा का पूरा सीक्वेंस हो रखा है। कब सीक्वेंस हो गया था पूरा बच्चे? पूरा सीक्वेंस 2001 या 2 में शायद हो गया था, ठीक है। 2004 में सीक्वेंस हो गया था, और 2006 में आपका लास्ट क्रोमोसोम भी जो बचा हुआ था वो भी सीक्वेंस हो गया था, ठीक है। और आपको पता है कि जब ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करा गया था तो बोला क्या गया था कि टुडे वी हैव लर्नड अ लैंग्वेज, ठीक है, इन विच गॉड हैज रिटन अस, ठीक है, ATGC। और जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया था वो यूएस ने लीड किया था, तो डेफिनेटली जो स्पीच भी देगा वो भी यूएस का प्रेसिडेंट ही होगा, ऑफ कोर्स। तो उन्होंने ये बोला था कि साइंटिस्ट दे आर वेरी शाय, दे डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ द रिपोर्टर्स, दिस दैट, ठीक है। उसके बाद जो बुक मैंने पढ़ी थी वो साइंटिस्ट ने लिखी थी, यूएस के प्रेसिडेंट ने नहीं लिखी थी। तो साइंटिस्ट ने आगे नीचे बताया कि उन्होंने हमें शाय बोला था। अब उनको ये बात कौन बताए कि हम फेंकते नहीं है जैसे पॉलिटिशियन करते हैं, वो कहते हैं हम उनके अगेंस्ट भी नहीं हो क्योंकि पैसा वही देते हैं हमें काम करने का, लेकिन हम बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि साइंस में काम करने का मतलब होता है कि प्रोग्रेस होगा लेकिन थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा स्लो होता है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखो बच्चे, अब यहाँ पर क्या है, अब वो जो 4 अल्फाबेट की जो लैंग्वेज है जिसमें गॉड ने हमें लिखा, ठीक है, वो आपका कौन सा है? ATGC। वो क्या है आपका? ATGC। अब ATGC में हमारे को लिखा गया है बच्चे, ये चारों नाइट्रोजनस बेस है लेकिन चारों सेम नहीं है, तभी तो नाम अलग अलग दे रखा है। लेकिन इनकी एक और कैटेगरी होती है बच्चे, AG जो है ये दोनों है प्यूरीन्स, ये क्या है? प्यूरीन्स। और आपका कट CUT, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, ये होते हैं आपके पायरिमिडीन्स, पायरिमिडीन्स। आई बात समझ में? ठीक है, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है। अमरीश पुरी गुंडा CUT कट बोले तो, ठीक है, पायरिमिडीन्स। ओके, अब एक बात याद रखना, इधर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग, ये कैसा स्ट्रक्चर है बच्चे? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये सिंगल रिंग होता है। नाम बड़ा, दर्शन छोटे, हाँ, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में? ये याद कर लोगे। AG क्या है? प्यूरीन्स। कट क्या है? पायरिमिडीन्स, जिसका नाम बड़ा है
रिंग छोटी है, जिसका नाम छोटा है रिंग बड़ी है। आई बात याद याद समझ में आ गया। दो प्यूरिन्स आपस में अच्छा, डीएनए का भी मैंने आपको बताया कि डीएनए पोलर होता है। डीएनए कैसा होता है? पोलर होता है। एक तरफ 5 प्राइम है, दूसरी तरफ 3 प्राइम है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो डीएनए इज पोलर। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है। बोले तो एक स्ट्रैंड आपका कैसा है? 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा बच्चे? दूसरा स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये हो गया आपका 3 प्राइम और ये हो गया आपका 5 प्राइम। ऐसा आपका डीएनए होता है। कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक होती है बैकबोन और बीच में होते हैं नाइट्रोजनस बेस। एक होती है बैकबोन। द बैकबोन इन द डीएनए इज फॉर्म्ड बाय शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। बैकबोन कौन बनाता है बच्चे? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। बीच में प्रोट्रूड कौन होता है? सॉरी मिस्टेक। शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन होती है, बीच में प्रोट्रूड आपका यस शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, फिर शुगर, ठीक है। और बीच में प्रोट्रूड कौन होता है? नाइट्रोजनस बेस। बीच में कौन आ गया? नाइट्रोजनस बेस। ऐसे ही नीचे और होगा, ऐसे ही नीचे होगा आपका, होगा क्या? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर, राइट। इधर आपका बीच में क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस। फिर इधर क्या आएगा? नाइट्रोजनस बेस। इधर होगा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। बीच में प्रोट्रूड कौन है? नाइट्रोजनस बेस। बैकबोन किसकी है? शुगर एंड फॉस्फेट। एक तरफ कौन सा एंड खाली है? 5 प्राइम, दूसरी तरफ 3 प्राइम, इधर 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम। इसे बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। अब आपका नाइट्रोजनस बेस जो लिंक्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। आपके नाइट्रोजनस बेस किससे लिंक्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको पता है ना बनते हैं, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अब होता क्या है? ए, इसका ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी। अब ये यू का क्या करे? ये आरएनए में होता है, ये आरएनए में होता है। तो ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी। Here you have double hydrogen bond, double hydrogen bond. Here you have triple hydrogen bond. आई बात समझ में? We have double hydrogen bond, we have triple hydrogen bond. जब आपका आरएनए होता है, जब आपका आरएनए होता है तो आपका टी किससे रिप्लेस हो जाता है? यू से रिप्लेस हो जाता है। बॉन्ड डबल ही रहता है, बॉन्ड डबल ही रहता है। ये वाली बात समझ में आई? आपका डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है कैसा? पोलर। पोलैरिटी कैसे है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। समझ में आ गया? और बच्चे ये जो आपके स्ट्रैंड्स होते हैं ना डीएनए के, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल, ठीक है। अगर एक आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा उल्टी डायरेक्शन में होगा। अगर ये 5 to 3 है तो ये 3 to 5 होगा। इसको हम पैरेलल बोलेंगे या एंटी पैरेलल? इसको हम एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो 2 strands of the DNA are एंटी पैरेलल इन देयर स्ट्रक्चर। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, इसे क्या बोलते हैं? बेस पेयर। इसे क्या बोलते हैं? बेस पेयर। ये जी है, ये सी है, इसे क्या बोलते हैं? बेस पेयर। अगर आपका डीएनए है, बहुत बड़ा डीएनए है, अगर आपके पास डीएनए है बच्चे, इधर बेस पेयर होगा, इधर बेस पेयर होगा, इधर बेस पेयर होगा, सिमिलरली बेस पेयर, ऐसे इधर बेस पेयर, राइट? समझ रहे हो इस बात को? ये क्या है आपका? बेस पेयर्स ही तो है। ओके, सो लेंथ ऑफ द डीएनए, length of the DNA is defined
by the number of base pairs which are present in the DNA. ठीक है, length of the DNA is defined by the number of base pairs which are there in the DNA. उस तरीके से हम लेंथ को डिफाइन करते हैं. अब लेंथ आपकी होती क्या है, यहां पर ध्यान दें. देखो हमारी लेंथ यहाँ पर है क्या, 3 चीजों की लेंथ बताऊंगी. बैक्टीरियोफाज 174. दूसरा है बैक्टीरियोफाज लैम्डा. फिर है आपका एक है हमारा फेवरेट बेस्ट फ्रेंड, कौन है, नहीं बताया क्या मैंने, आय हाय, एस्चेरिचिया कोलाई. ये इतना फेवरेट है कि इसका निकनेम भी रख रखा है, इकोलाई. राइट, ये कौन है बच्चे, ये आपका इकोलाई है, बिकॉज इट इज साइंटिफिक नेम, सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस. और चौथे तो बेटा हम ही हैं, चौथे तो हम खुद हैं. समझ में आया, ठीक है. आप कहोगे जी पहले हमारा रखते जी, पहले आपका नहीं रखेंगे, ठीक है. पर इस चेयर पे शिफ्ट हो जाओ. ठीक है पार्थ, ठीक है, ओके. बैक्टीरियोफाज लैम्डा 5174, ठीक है. 5174 बच्चे, इसका जो जीनोम की लेंथ है दैट इज 5386 न्यूक्लियोटाइड 5386 न्यूक्लियोटाइड. बैक्टीरियोफाज लैम्डा 48502, चेक करना. 48502 बेस पेयर्स. इकोलाई 4.6 into 10⁻6 बेस पेयर्स. ह्यूमन पता मुझे, पता ठीक है. 3.3 into 10⁻9 बेस पेयर्स. पता है कितना डीएनए है, इतना ही तो है. नहीं बेटा, ये 3 GB डीएनए. ये क्या है, 3 GB डीएनए. तो आपके पास डीएनए भी आपके दिन के डेटा पैक से ज्यादा है. 3 GB वाला तो किसी पे नहीं है ना. हाय. चलो मान लेते हैं बात को, ठीक है. तो तुम्हारा डीएनए तुम्हारे बेस पेयर जितना ही है, हालांकि फिर भी तुम्हारा डीएनए ज्यादा है क्योंकि ये तो हैप्लॉइड एंड यू आर डिप्लॉइड. तो 6 GB डीएनए है आपके पास. आई बात समझ में बच्चे, हाँ क्लियर है, ठीक है. श्योर, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू आस्क समथिंग, टेल समथिंग, स्लीप. चलो ओके बच्चे. अब यहाँ पर अगर आप इस बात को ध्यान दो, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये बेस पेयर है, बेस पेयर है, बेस पेयर है, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों. उससे पहले भी एक बात करेंगे, वो बात क्या करेंगे बेटा, बैक्टीरियोफाज होता कौन है, हु इज बैक्टीरियोफाज, मतलब ह्यूमन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरियोफाज. ऊपर दो बताओ बैक्टीरियोफाज है कौन, बता दो. ये खामोशी, हाँ अरे बाबा, श्योर है, तुम बोलो यार. बैक्टीरियोफाज क्या है, सोचो क्या है बैक्टीरियोफाज. एंजल नहीं है, बताओ, बोलो एंजल. बाप रे, डोंट कॉल भाईचारा खत्म. हाँ तुम क्या कह रही हो, परी बताओ. अच्छा सक्षम, हाँ वायरस बोला आपने, चलो ठीक है. तो सक्षम की भी बात हमने सुन ली. पार्थ वायरस, ठीक है. आयशा, अच्छा चलो. तो हमारा जो पोलिंग गई है वो तो हाफ एंड हाफ गई है, लेकिन अब तो रिजल्ट का टाइम 4 जून. अच्छा सॉरी
इलेक्शन के रिजल्ट की बात कर रही थी मैं, सॉरी ओके बच्चे। बैक्टीरियोफेज इज द वायरस दैट इन्फेक्ट्स टू बैक्टीरिया, इट इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स टू बैक्टीरिया। तो इधर लिख लो बच्चे, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? इट इज वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। बच्चे बात समझ में आई है नहीं? तो व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? इट इज अ वायरस व्हिच इन्फेक्ट्स टू बैक्टीरिया। ये आगे भी आएगा, बैक्टीरियोफेज आगे भी आएगा। और मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो ये वायरस है, पहली बात तो ये वायरस है, वायरस वाले आधे सही थे, बैक्टीरिया वाले पूरे गलत थे, ठीक है ओके। तो इधर न्यूक्लियोटाइड क्यों, इधर बेस पेयर क्यों? बेटा इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड है, वायरस में बहुत वेरिएशन होता है उनका जीनोम। वायरस का जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। आई बात समझने? और इसका क्योंकि न्यूक्लियोटाइड लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये सारे डबल स्ट्रैंडेड। आई बात समझ में? दिस वाज द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड, you can actually do that. Okay, is this clear? ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज 5174 का जीनोम 5386, मोबाइल का पासवर्ड रख लेना, 5386 याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद है, मत बताना ना मुझे बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ठीक है, ये है आपका 48502, ठीक है, डू सम इनोवेशन ओके। इकोलाई का है 4.6 × 10⁻⁶। बच्चे बड़ा मस्त है, उसे कर लेना, जो भी है देख लेना, ठीक है। एंड ह्यूमन इज 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। बच्चे ह्यूमन का ये जो कंटेंट है ना, ये हैप्लॉइड का कंटेंट है। ये कौन सा कंटेंट है? हैप्लॉइड का कंटेंट है। डिप्लॉइड का बोला जाएगा तो 6.6 × 10⁻⁹। डिप्लॉइड का बोला जाएगा तो 6.6 × 10⁻⁹, हैप्लॉइड को बोला जाएगा तो 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। एंड ह्यूमन में डेफिनेटली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आई? आगे हाँ, यस यस, अगर इतने बेस पेयर्स हैं तो डेफिनेटली न्यूक्लियोटाइड इसके डबल होंगे, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड मिला करके एक बेस पेयर बनता है। एंड दिस इज आल्सो गुड ऑब्जर्वेशन, बिकॉज इसके बेसिस पे भी मैं आप लोगों से एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी। समझ में आई बच्चे बात? ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक बात याद रखना बच्चे, आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जस्ट इन 1 आवर हमें डीएनए के बारे में कितनी सारी बातें पता है। सिर्फ 1 घंटे की भी क्लास शायद अभी नहीं हुई है और आपको डीएनए के बारे में इतना कुछ पता है। लेकिन जब शुरुआत में एक्सपेरिमेंट करे हो गए होंगे तो क्या तब भी इतना आसान था? डीएनए का इतना खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना दिया हमने, राइट? तब भी इतना आसान था? तब इतना आसान नहीं था बच्चे। एक एक एक्सपेरिमेंट को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। आपको पता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर देखा किसने था? डीएनए का स्ट्रक्चर देखा किसने था? झूठ बोलना पाप है। आगे बोलो, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने देखा था? मैंने नहीं देखा था बेटा एक साइंटिस्ट थी जिसका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट थी जिसका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। डीएनए का स्ट्रक्चर बच्चे बहुत छोटा होता है, सुन लो बेटा, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसको देख पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जैसे आप सेल को देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको नहीं देखा जा सकता। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इवन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन with the help of an electron microscope. Now you will say me, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन दिख सकता है तो डीएनए क्यों नहीं? बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं दिखता, और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन दिख रहा होता तो केमिस्ट्री इतनी मुश्किल ना होती, राइट? फिर तो आप इलेक्ट्रॉन को देख ही लेते ना। हमारे को बहुत बच्चे, हमारे को एटम्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम उनका स्ट्रक्चर देख ही नहीं पा रहे। और अगर हमारे पास ऐसा माइक्रोस्कोप होता तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती। समझ में आ? तो हम डीएनए को भी देख नहीं सकते। अब रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक टेक्निक का यूज किया जिसका नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या था?
एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है। डिफ्रैक्शन आप लोग पढ़ोगे, वेव, लाइट वेव जब आती है ना, तो एज पर से, जो एज होता है, जैसे लाइट वैसे तो अपने सारे रूल्स फॉलो करती है, एज पर जब शार्प एज होता है वो थोड़ी सी बेंड होती है, शायद फिजिक्स का यार, आई डोंट नो, आप देख लेना। हाँ चलो ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो देयर इज अ डिफ्रैक्शन, इट इज अ रे ऑप्टिक्स फिनोमेना, ठीक है। उसने ऐसी टेक्निक का यूज करके डीएनए के स्ट्रक्चर को पहली बार ऑब्जर्व किया था, पहली बार देखा था इस बंदी ने, ठीक है। इसने जो स्ट्रक्चर देखा था वो सोचो कैसा देखा होगा। शी ऑब्जर्व्ड दिस, शी ऑब्जर्व्ड जस्ट दिस, और सिर्फ इस चीज को ऑब्जर्व करके इस स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। अब रोजालिंड फ्रैंकलिन का फ्रेंड था वॉटसन, रोजालिंड फ्रैंकलिन का फ्रेंड था वॉटसन। तो इस बंदी ने जब एक्सपेरिमेंट किया, शी टोल्ड एवरीथिंग टू वॉटसन कि मेरे पास ये रिजल्ट मिला है, दिस दैट, डीएनए का स्ट्रक्चर पता चल गया, ओके। आफ्टर दैट रोजालिंड फ्रैंकलिन शी डाइड। बता के, अब यार उसे क्या पता था कि यार मर जाऊंगी मैं, ठीक है, वो मर गई। अब वॉटसन को रिजल्ट पता थे, वॉटसन को रिजल्ट्स पता थे, ठीक है, रुको तो सही, ठीक है। उसको रिजल्ट्स मालूम थे, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट थोड़े और बचे हुए थे। तो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन आलस भी पूरा है। तो उसने पकड़ा क्रिक को, उसने पकड़ा क्रिक को कि ये मेरे पास रिजल्ट है, तू आके थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर दे, तेरा भी नाम हो जाएगा। इसीलिए डीएनए की डिस्कवरी का या डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया जाता है? वॉटसन एंड क्रिक को दिया जाता है, जिसमें दिमाग वॉटसन का और काम क्रिक ने ज्यादा किया था, और दिमाग भी रोजालिंड फ्रैंकलिन का था। तो हुआ दोस्त अच्छे होते हैं दोस्त बनाओ, दोस्ती करो, ठीक है। और सारी इसीलिए लोग अपने एक्सपेरिमेंट पूरे होने से पहले किसी को नहीं बताते, और ऐसा बहुत बार होता है साइंस के अंदर, ठीक है, कि आपने कुछ भाई लुकेंगे, वो तो भाई है ना, दोस्त थोड़े अब वो इंजीनियर बन रहा है रिजल्ट बता दे रहा है शौर्य को चलो ओके, ये वाली बात समझ नहीं बच्चे। तो बहुत ऐसा होता है कि अगर आप रिजल्ट, इसीलिए लोग अपने बताना पसंद नहीं करते, नॉट इवन टू द क्लोज पर्सन बोलते चिड़े ही रहते ऑल द टाइम ये वाली बात समझ में आई बच्चे? ये क्लियर हो गया? तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर जो था वो डिस्कवर करा गया था। इसके बाद भी डीएनए के बारे में बहुत कुछ पता लगाया गया था। अब सुन लो, अब अगर हम बात करें आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम बात करें आरएनए और डीएनए, तो आरएनए और डीएनए में क्या फर्क होता है बच्चे? पहली बात, आपका डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका? ये दिस स्ट्रक्चर इज डीएनए, ठीक है। और आरएनए कैसा होता है? इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। हमेशा याद रखना, अनस्टेबल ज्यादा कौन होगा, डीएनए या आरएनए? ऑब्वियसली आरएनए इज अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल होने के पीछे कारण है, अनस्टेबल होने के पीछे कारण है, पहला, इसमें राइबोज शुगर होती है, इसमें डीऑक्सी राइबोज। तो यहाँ पर OH ग्रुप कम होता है, कौन सी पोजीशन से कम होता है? सेकेंड पोजीशन से। अगर सेकेंड और थर्ड दोनों से कम कर दे तो डाइडिऑक्सी बन जाएगा। क्या वो पॉलीमराइज होगा? वो पॉलीमराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो टर्मिनेट कर देगा। डाइडिऑक्सी नेवर पॉलीमराइजेस द डीएनए, ठीक है। आरएनए में क्या है बच्चे? वो 2 प्राइम वाला भी है, OH 2 प्राइम वाला भी है, एंड ऑक्सीजन इज वेरी unstable, reactive, it is highly reactive and that's why it makes the DNA very unstable. समझ में आया? तो RNA has a ribose which makes which has additional OH at 2 prime position, ठीक है। प्लस आरएनए के पास क्या होता है बच्चे? आरएनए के पास यूरासिल होता है, आरएनए के पास क्या होता है? यूरासिल होता है। और डीएनए के पास क्या होता है? थाइमीन। थाइमीन होता क्या है बच्चे? थाइमीन इज मिथाइल यूरासिल। थाइमीन इज बेसिकली, और थाइमीन क्या होता है? 5 मिथाइल यूरासिल। व्हाट इज थाइमीन?
5 methyl uracil. तो आपका जो थाइमीन है विच इज प्रेजेंट इन डीएनए, थाइमीन इज 5 methyl uracil, 5 methyl uracil. समझ में आया? तो ये आपका 5 methyl uracil है. ओके, मिथाइल ग्रुप स्टेबिलिटी देता है या अनस्टेबिलिटी? इंस्टेबल. ये स्टेबल बनेगा. हाँ, मिथाइल ग्रुप इज नॉट रिएक्टिव, सो इट विल गिव स्टेबिलिटी टू द डीएनए. पहला, आपके डीएनए के पास OH नहीं है, स्टेबिलिटी. CH3 है, एडिशनल स्टेबिलिटी. तो आपका डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये बात याद रखना. और स्टेबल है, आप इस बात से भी समझ सकते हो, जनरेशन जब से पैदा हुए हो, ह्यूमन से ह्यूमन ही आता है ना, ठीक है, बिकॉज डीएनए इज वेरी मच stable, it can transmit from one generation to next generation very easily and stably transmit हो जाता है. ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, ये डीएनए होता है आपका. अब मैंने आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी बता दिया, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी बता दिया. मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि ए किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ, एट और उसके बाद सीजी. ठीक है, सीजी के आपका सीजी में कितने बॉन्ड्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. और एटी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. एक बंदा था चारगाफ, एक बंदा था चारगाफ, एरविन चारगाफ था. उस बंदे ने एक चीज ऑब्जर्व करी थी डीएनए में. और बच्चे जितनी बातें बोर्ड पे लिख रही हूं ना, ईच ऑफ द थिंग आर अ डिस्कवरी डन बाय सम साइंटिस्ट. किसी ना किसी साइंटिस्ट ने इन सारी चीजों को डिस्कवर करा है. क्या ये 1 घंटे में हो गया? बच्चे नहीं, बहुत सारा टाइम लगा ताकि आप इन चीजों को डिस्कवर कर पाए. अब एक साइंटिस्ट था एरविन चारगाफ. एक साइंटिस्ट क्या था, एरविन चारगाफ. इस बंदे ने क्या करा था, इस बंदे ने आपका करा था कि A/T and G/C is always constant, and always equals to 1. जितना डीएनए के अंदर A होता है उतना ही T होता है, जितना C होता है उतना G होता है. ये था आपका डिस्कवरी ऑफ द एरविन चारगाफ. इसे बोलते हैं हम चारगाफ रूल. तो व्हाट इज चारगाफ रूल? एरविन चारगाफ रूल क्या है? रेशियो ऑफ A to T and G to C is always constant and it is equal to 1 in any DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. ये डबल हेलिकल के लिए तो ट्रू है, सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए ट्रू नहीं है. ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपका चारगाफ रूल था. अब डीएनए की हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है. डीएनए की अब हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं. अब अगर हम देखें बच्चे तो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम देखते हैं. आपकी एनसीईआरटी में चेक कर लो क्या क्या दे रखा है. पहला क्या दे रखा है, salient features of the double helical structure of the DNA. salient features of the double helical structure of the DNA इस पेज के बाद होगा बच्चे डीएनए वाला. ठीक है, इधर होगा उससे पहले. हाँ ठीक है, तो salient इधर इस साइड एकदम नीचे होगा. salient features of the double helical structure of the DNA are follows. It is made up of 2 polynucleotide chain. कितनी चेन्स होती हैं? 2 polynucleotide chain. बैकबोन कौन बनाता है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट. एंड नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रोट्रूड इनसाइड. यही लिखा हुआ है इसके अंदर. ठीक है, बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड. 2 chains have anti-parallel polarity. कैसी पोलैरिटी होती है? एंटी-पैरेलल पोलैरिटी होती है. ठीक है, अगर एक स्ट्रैंड अगर आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा. अब आता है बच्चे आपका द बेसिस इन द 2 strands are paired through hydrogen bonds. AT 2 hydrogen bonds, GC 3 hydrogen bonds. Is this clear? ये हो गया हमारा. और हमेशा एक प्यूरिन के साथ हमेशा पायरिमिडीन होता है, पायरिमिडीन के साथ प्यूरिन होता है. C का रेशो C की कॉन्सेंट्रेशन G बराबर है A की T बराबर है. समझ में आया? नाउ द 2 stranded DNA they are
कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन का क्या मतलब है? ये कौन सा फैशन आ गया जो हमें नहीं पता है? है ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ऐसे क्यों पूछो तो ये क्या हो गया? राइट हैंडेड। ऐसे 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 ऐसे, और अगर ऐसे कर दोगे तो ये लेफ्ट हैंड। तो हमारा डीएनए कैसा है? राइट हैंड। हमारा डीएनए कैसा है? राइट हैंडेड। अबे फिजिक्स में हाथ घुमाने बताए है ना, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो डीएनए तो सिंपली बोल रहा है ऐसे कर लो, क्यों करे भाई, ठीक है। ओके, तो हमारा डीएनए कैसा है? इट इज कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। समझ में आया? राइट हैंडेड, ऐसे आपका डीएनए घूमेगा। एक बात बताओ, आप लोगों ने सीढ़ियां देखी हैं? सीढ़ियां, ठीक है। अब कुछ ऐसे घर होते होंगे जहां पर सीढ़ियां कैसी हैं? ऐसे ऐसे। मूवियों में तो होती है यार, ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे होती है। ऐसा ही आपका डीएनए, ऐसा ही आपका डीएनए। आप सोचो दो रेलिंग्स है ना, अभी जो हाथ पकड़ते हैं जिससे, ठीक है, तो वो ऐसे ही घूम रहे हैं, और जब ये घूम रहे हैं यही आपका क्या है? डीएनए। यही क्या है? आपका डीएनए। मुझे एक बात बताओ, जब आप घूम रहे हो, जैसे मान लो आपने इधर से स्टार्ट किया, आपने इधर से स्टार्ट किया, आप घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो, ऊपर तो जा ही रहे हो, लेकिन क्या एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप ऊपर होगे लेकिन लोकेशन एग्जैक्टली इसके ऊपर होगी? आएगा? ये आपकी एक पिच होती है, ये आपकी एक पिच होती है। यहां से घूम करके आप ऊपर सेम लोकेशन पर आ गए, एक पिच होती है, इसे बोलते हैं पिच ऑफ द डीएनए। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? इसके बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर। इनके बीच एक पिच कितने के डिस्टेंस की होती है? 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर। इसे हटा दे पहले, हाँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पिच मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है ना, ठीक है। तो अगर आपका डीएनए है, अब यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, राइट हैंडेड फैशन में घूम रहा है, अब देखो ऐसे मैं घुमा तो नहीं पाऊंगी, मान लो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और आपका क्योंकि डबल हेलिकल है तो मतलब समझ जाओ ना, ठीक है। ओके, तो आपका डीएनए इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो जब यहां से स्टार्ट करा और सेम पोजीशन पर आ गए, तो यहां से यहां तक को हम क्या बोलते हैं? एक पिच, पिच ऑफ द डबल हेलिक्स, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम? पिच ऑफ डबल हेलिक्स, राइट, पिच ऑफ द डबल हेलिक्स, राइट। इज दिस क्लियर? अब एक पिच कितने डिस्टेंस की होती है? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। ओके, एक पिच में कितने बेस पेयर्स होते हैं? एक पिच में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10, ठीक है। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन पिच, ये कितना होता है बच्चे आपका? 10। तो डिस्टेंस बिटवीन टू टू बेस पेयर्स, ठीक है, टू बेस पेयर, दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और अच्छा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.34 नैनोमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.4 इंटू 10⁻, या 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, ऐसे लिखते हैं शायद, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गया? यूनिट भी चेक करना है कि मीटर में दे रखा है, नैनोमीटर में दे रखा है, या एमस्ट्रॉन्ग में दे रखा है। ये सारी आपको बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात सबको समझ में आई या नहीं आई? आ गई। पिच वाला बात समझ में आया? हमारा डीएनए कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है, ठीक है। ओके, आपको मैंने डिस्टेंस भी बता दिया। अब आता है हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन देता है? ये दो फैक्टर्स होते हैं। हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन देता है? दो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर होता है बच्चे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फैक्टर्स दैट गिव
स्टेबिलिटी टू द डीएनए, स्टेबिलिटी टू डीएनए, पहला फैक्टर क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। ठीक है, जो आपका एटी में कितना होता है? डबल, और जीसी में कितना होता है? ट्रिपल। ठीक है, दूसरा होता है बच्चे स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर। स्टैकिंग पता है? स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर बताओ। पत्ते खेले हैं? पत्ते पत्ते ऐसे यूं नहीं करते। अब आपका होता क्या है बच्चे, अगर पत्ते आपने खेले हैं तो कुछ इस टाइप का सा होता है। ठीक है, फोन ले लो। इन्हीं को पत्ते बना लिया हमने ऐसे, राइट। तो अगर आपका ऐसे है तो क्या होगा? स्टैकिंग हो गई। ठीक है, एक फोन और देना। ओ भाई साहब, ये प्रॉपर स्टैकिंग हो गई। ठीक है, ओके। ये जो इनकी ओवरलैपिंग है इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर। तो ये जो स्टैकिंग है ये फर्दर इसको स्टेबिलिटी देता है। ये बात समझ में आ गया? स्टैकिंग क्लियर हो गया। टू फैक्टर्स व्हिच गिव स्टेबिलिटी टू द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड के पेपर में नहीं, बट यू विल गेट दिस क्वेश्चन। Name the two factors which give stability to the DNA. ठीक है, first hydrogen bonds, then you can explain that there are two hydrogen bonds between A and T, then you can explain there are three hydrogen bonds between G and C. ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हो stacking of base pair. Is this clear? बेटे कॉइल हो रहा है ना वो, सीढ़ियां। अरे यार आपको अगर सीढ़ियां बनानी है, गोल करना है, सोच के देखो, अगर गोल करना है तो एक सीढ़ी ऐसी है तो दूसरी ऐसी होगी। इमेजिनेशन। अगर आप स्ट्रेट स्ट्रेट, आप ये समझो ना बच्चे, सिंपल सी बात है। अगर आप जैसे, अगर आपका ये एक स्टेयर है, अगर आपका एक ये स्टेयर है, अगर आपने ऐसे रख दिया तो ये ऊपर तो जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं। आपको घुमाना है तो ऐसे करना पड़ेगा, एंड दिस, और ऊपर भी जाएगा और घूमेगा भी। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टैकिंग। और आपको मालूम है इनके बीच का एंगल कितना होता है? दो बेस पेयर्स के बीच का एंगल कितना होता है? 36 डिग्री। तभी तो 10 पे 360 बन जाता है। 10 पे कितना बन जाता है? 360। और 360 का मतलब क्या है? एक राउंड पूरा। आई बात समझ में? ये वाली भी बात समझ में आ गया आप लोगों को? स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर समझ में आ गया। एंड ये जो स्टैकिंग होती है बच्चे, ये सच में, और स्टैकिंग क्या है? ओवरलैपिंग ही तो है, दैट इज गिविंग यू द स्टेबिलिटी। इज दिस क्लियर? क्लियर बच्चे? अब इसके बाद आता है हमारा एक सेंट्रल डॉगमा। बच्चे जो जीन एक्सप्रेशन की मैं बात कर रही थी, देयर इज थिंग कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में वैलिड होता है, यानी कि डीएनए से क्या बनता है? डीएनए, डीएनए से क्या बनता है? डीएनए, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, आरएनए से क्या बनता है? ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये यूनिडायरेक्शनल है। आप डीएनए से आरएनए बनाओगे, आरएनए से प्रोटीन बनाओगे, प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल डॉगमा। दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, क्या सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शन कहीं पर है? यस, वायरसेस। सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शन कहां पर होता है? वायरसेस में। कैसे होता है? क्योंकि बच्चे उन वायरसेस के अंदर आरएनए जीनोम है, पहले वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके सबसे पहले क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं, और तब वो हमारे जीनोम में इंटीग्रेट करता है। तो वहां पे आपके जो वायरसेस होते हैं which has RNA as the genome, RNA as the genome, they will first convert this into DNA by the process called reverse transcription. ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना,
ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना। तो सेंट्रल डॉगमा इज बेसिकली द मैकेनिज्म थ्रू विच द डीएनए इंफॉर्मेशन ऑफ द डीएनए इज ट्रांसफरिंग टू प्रोटीन। बेटा प्रोटीन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? प्रोटीन में ट्रांसफर हो जाता है। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, आ गई। अभी तक की क्लास समझ में आई है? आगे करा दूं एक टॉपिक और? नहीं, छोड़ दो यहाँ पे। एंजल कह रही है मेरी बहन आ गई। अब बहन चारा छोड़ दें आज के लिए। रिविजन, क्विक क्विक रिकैप, ठीक है। एक काम करता है, लेक्चर बंद करते हैं, फिर करेंगे रिवाइज। ठीक है, चलो लेक्चर को बाय 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 कर देते, टाटा। ओके।